चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन। कल जो बेसिक्स पढ़े थे वो क्लियर हैं, आई होप सो, है ना। कोई सवाल अगर होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन बाय एनीवन? नो? डन। चलिए अब आ जाओ आज के टॉपिक्स पे। और आज का जो टॉपिक की शुरुआत करेंगे ना, हालांकि ये भारत के संविधान के फीचर्स के ही भीतर आता है, मतलब जो भारत का संविधान है इसके डिफरेंट सोर्स हैं, तो इसलिए हेडिंग बना दीजिए डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हेडिंग बना दीजिए डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के विभिन्न स्रोत, भारत के संविधान के विभिन्न स्रोत। आप लोग जानते हो कि जो भारत का संविधान है इसको कहते हैं बोरोविंग्स बैग। मैंने आप लोगों से कई दफ़े ये बात शेयर की है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बोरोविंग्स बैग, यानी कि इसको उधार का थैला कहते हैं। उधार का थैला इसको कहते हैं। उधार का थैला मतलब क्या है भाई? मेरे पास में एक थैला है और उस थैले में जितना भी मैंने सामान भरा है, जितनी भी मैंने सब्जियां भरी है, वो मैंने कुछ ली है पड़ोसी से, कुछ ली है अड़ोसी से, कुछ लिया है किसी से, कुछ लिया है किसी से, तो मैंने सबसे उधार लेकर वो थैला भर दिया। तो ऐसे ही क्रिटिसाइज करने वाले लोग लिखते हैं कि भारत का संविधान जो है वो उधार का थैला है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा, हमारे विद्वान बुद्धिजीवी लोग मानते हैं कि अगर हमने दूसरे देश के संविधान की कुछ अच्छी बातों को स्वीकार किया है तो वो उधार अगर हमने लोगों ने लिया भी है तो वो अच्छे के लिए है, भलाई के लिए है। और अगर किसी अच्छे कार्य के लिए उधार भी लिया जाता है तो उसमें बुराई कुछ है नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं सौरभ से 100 रुपया उधार ले रहा हूँ और उस 100 रुपये का सही प्रयोग कर रहा हूँ तो एक बारी में वो उधार अच्छा रहेगा, हालांकि मैं लौटा दूंगा, ठीक है। लेकिन उसमें जो है उधार लेना मतलब कि हमने अच्छी बातों को स्वीकार किया है। और इसीलिए हमारा जो भारत का संविधान है उसको बोरोविंग्स बैग कहते हैं। और बोरोविंग्स बैग में हम लोगों ने जैसे 1935 के एक्ट से बहुत सारी चीज़ें ली है। हमने ब्रिटेन के, जर्मनी के, यूएसए के, कनाडा के, अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, जितने भी मतलब अलग अलग देशों के संविधान हैं उनसे कुछ ना कुछ चीज़ें सीखी है, अडॉप्ट की है। सो दैट इज़ वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द बोरोविंग्स बैग, यानी कि उधार का थैला। अब ये जो उधार का थैला हम लोगों ने लिया था, इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ये साथ में लिखना स्टार्ट कर देना, है ना, कॉपी पेस्ट। इंडिया जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे हमने कई सारी चीज़ें जो हैं वो उधार ली हैं, कई सारी चीज़ें अडॉप्ट की हैं। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब हम लोग एक्ट की सीरीज़ पढ़ रहे थे तो याद करो जरा, पूरे एक्ट सीरीज़ में सबसे लेंदी एक्ट कौन सा था? वो था वर्ष 1935 का अधिनियम। और 1935 के अधिनियम में उस समय कितने 321 आर्टिकल्स थे, मतलब आर्टिकल्स इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन थे, है ना। 321 सेक्शन जो थे वो उस समय बटे हुए थे, है ना। आप लोगों को अगर किसी को याद आ रहा है 14 भागों में बटे हुए थे और उसमें जो है कुछ अनुसूचियां थी जिनकी संख्या 10 हुआ करती थी। तो ये 1935 का अधिनियम पड़ा था। अब उस अधिनियम के मैक्सिमम प्रोविजंस हमने भारत के संविधान में स्वीकार किए। बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि वर्तमान समय में जो हमारे भारत के संविधान का 50 से लेकर 55% जो हिस्सा है, 50 से लेकर जो 55% हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वो पार्ट हम लोगों ने इसी से बोरो किया है, इसी से लिया है। अब सवाल हमसे अक्सर ये पूछता है कि भारत के संविधान के भीतर 1935 के अधिनियम की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं ली गई हैं। तो आप पहले मुझे बताओ कि आप लोगों को कितनी जानकारी है कि हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या चीज़ें ली हैं। सबसे पहले फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, जो सबसे पहला हमने यहाँ से लिया है ना, वो लिया हम लोगों ने फेडरल सिस्टम। फेडरल स्ट्रक्चर कहिए, फेडरल सिस्टम कहिए, तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कल हम लोगों ने विशेषता में नहीं पढ़ी थी कि देश के सरकार का क्या है, संघीय स्वरूप है। तो ये लिख लेना, सरकार का संघीय जो स्वरूप है। और संघीय स्वरूप में हम लोगों ने पढ़ा क्या था, याद करो, मतलब डिवीजन ऑफ पावर इन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द फेडरल स्ट्रक्चर और द फेडरल सिस्टम, राइट। फेडरल सिस्टम यानी कि संघीय तंत्र है। दूसरा 1935 से हम लोगों ने ली है, बताओ, जुडिशरी। ये सब रटने वाले विषय हैं, साथ में लिख लेना। ये क्या है, हम लोगों ने यहाँ से लिया है न्यायपालिका, ठीक है, जुडिशरी, कि भाई देश में जो है एक सुप्रीम कोर्ट होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है, उसके नीचे जो है हाई कोर्ट्स होंगे, हाई कोर्ट्स के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट की सीरीज होगी। तो वो सब हम लोगों ने कहाँ से लिया है, दैट इज फ्रॉम द एक्ट ऑफ 1935, यानी कि जुडिशरी लिया है।
उसके अलावा हमने कल पढ़ा था कि हमारे देश के संविधान की जो है मुख्य विशेषता है इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी पावर्स, यानी हिंदी में क्या लिखते हैं इसको, आपातकालीन शक्तियां। तो जो आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान हम लोगों ने लिया है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द एक्ट ऑफ 1935। तो इसमें लिख सकते हैं आपातकाल या आपातकालीन प्रावधान 3 बताए थे, याद करिएगा 352, 356 और 360 जो है उसके भीतर देश में जो है आपातकालीन सेवाओं के बारे में भारत सरकार के भीतर जो है राष्ट्रपति ऐसा कर सकेंगे। उसके अलावा द ऑर्डिनेंस पावर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो एक और चीज़ जो है यहाँ से उठाई है वो है द ऑर्डिनेंस पावर। अच्छा ये बताओ देश के भीतर ऑर्डिनेंस कौन रिलीज करता है? ऑर्डिनेंस पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and the governor of states and the governor of states, राज्यों के राज्यपाल और देश के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अब वर्तमान स्वरूप की मैं बात करूं, आप लोग को पता है भारत के संविधान के भीतर अंडर आर्टिकल 123 123 के भीतर देश का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, और भारत के संविधान के भीतर ही हम लोग बात करें तो 213 के भीतर जो है राज्यों में राज्यपाल ऑर्डिनेंस पास करता है। तो ऑर्डिनेंस जारी करने की जो शक्तियां हैं वो किसके पास में है? वो राष्ट्रपति में भी है, वो राज्यपाल में भी है। लेकिन ये सिद्धांत कहां से हम लोगों ने लिया था? ये सिद्धांत लिया था वर्ष 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके भीतर ही लिखा हुआ था। इसके अलावा द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स इन बोथ एट सेंटर एज वेल एज इन द स्टेट। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मतलब क्या है? पब्लिक सर्विस कमीशन जो है। तो अगर हमसे पूछता है तो एक और चीज इसमें लिख सकते हैं दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एट बोथ सेंटर एंड स्टेट, यानी कि केंद्र और राज्यों में प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं उनकी भी जिम्मेदारी यहीं से ली। अब बताओ सेंटर में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कौन सा है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी आप लोग तैयारी करते हैं। तो जब मैं सेंटर की बात करूंगा तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करूंगा, और जब स्टेट में आएंगे तो स्टेट जो है पब्लिक सर्विस कमीशन आएगा, पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, तो ऐसे ही जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिद्धांत लिया गया है वो भी हम लोगों ने लिया है वर्ष भारत शासन अधिनियम वर्ष 1935। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि भारत के संविधान का मैक्सिमम 50, 55, 60%, इवन समटाइम्स कुछ विद्वान लिखते हैं कि 70%, 70% जो हम लोगों ने अंग लिया है वो भारत के संविधान के भीतर भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। यहाँ पर कुछ लाइन पूछनी है देन प्लीज़ फील फ्री, और अगर नहीं तो आप दूसरे की तरफ चलिए। ये साथ में नोट करते रहो, ठीक है सौरभ? बाद में फिर अलग से लिखने की अनिवार्यता नहीं रह जाएगी। यहाँ तक क्लियर है मामला? आई होप सो। चलिए दूसरा आता है कि हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कौन कौन से प्रोविजंस लिए हैं। पहले हम लोगों के पास में ये हो गए 1935 के प्रोविजंस। अब आते हैं कि हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए से क्या क्या प्रोविजंस लिए हैं। तो दूसरा लिखना यूएसए या सीधे सीधे अमेरिका। अच्छा 2-3 तो आप वैसे ही बता दोगे, बेसिक बताने जरा अमेरिका से कौन कौन से प्रोविजंस लिए हैं, बताओ। एनीवन, एनीथिंग? फंडामेंटल राइट। सबसे पहले अमेरिका से क्या है? अमेरिका से है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये तो बहुत बेसिक है गाइस, इतना तो हम लोग को पता होना चाहिए कि देश के भीतर जो मौलिक अधिकारों का सिद्धांत लिया गया है वो कहीं और से नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है यहाँ से लिया गया है। डन है। दूसरा हमारे देश की जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल को आप लोग या तो प्रस्तावना लिख सकते हैं या इसी को समटाइम्स उद्देशिका भी लिखा होता है। तो जो हमारे देश की उद्देशिका है यानी कि देश का जो प्रीएम्बल प्रस्तावना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, है ना, तो ये जो प्रस्तावना है पढ़ेंगे हम लोग विदाउट एनी डाउट। तो प्रस्तावना का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। अब यहाँ कई लोग कंफ्यूज करते हैं, अगर हमसे पूछ रहे हैं कि न्यायपालिका कहाँ से ली है, जुडिशरी, तो दैट इज फ्रॉम दी 1935। लेकिन अगर पूछा सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, तो वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। तो इसमें एक चीज और लिखना है दैट इज सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का जो सिद्धांत है वो लिया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन ने। चलिए अब आप एक और चीज बताइएगा मुझे, आप लोगों ने कभी सुना है कि राष्ट्रपति पर अंडर आर्टिकल 61 महाभियोग लगता है? महाभियोग का मतलब क्या है? इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति को पद से हटाना, इसका इम्पीचमेंट। अब ये जो इम्पीचमेंट का सिद्धांत है,
ये कहाँ से लिया है? ये भी यूएसए से लिया है। तो इसमें एक और लिख लीजिए, महाभियोग का सिद्धांत, वो भी हम लोगों ने अडॉप्ट किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट इसमें है उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कहाँ से लिया है जी? यूएसए से लिया है। हिंदी में लिख रहे हो सौरभ? उपराष्ट्रपति का जो पद है उसकी व्यवस्था भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ही यहाँ पर ली गई है। इसके अतिरिक्त जुडिशियल रिव्यू, इसके अतिरिक्त क्या है मेन इंपॉर्टेंट? दैट इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, और जुडिशियल रिव्यू को हिंदी में क्या लिखते हैं? न्यायिक समीक्षा, या कई बुक में इसको न्यायिक पुनरावलोकन लिखा हो सकता है। समीक्षा लिखिए, पुनरावलोकन लिखिए, शब्द जो है लगभग सिमिलर है। तो न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। किसी को आर्टिकल 53 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन याद है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 53, अभी पढ़ा नहीं, आई नो, बट कभी बेसिक्स खुद से पढ़ाओ। 53 में है प्रेसिडेंट एज द एग्जीक्यूटिव हेड, यानी कि देश में जो है सर्वोच्च जो कार्यपालक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है केंद्र का। तो केंद्र की कार्यपालक शक्तियां किसमें? राष्ट्रपति में। सर कहाँ से ये सिद्धांत लिया है? यूएसए से। यानी एक और इसमें लिख सकते हैं प्रेसिडेंट एज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, है ना? क्या कहा हम लोग ने? एक और प्रावधान है प्रेसिडेंट एज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ, एज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि देश के कार्यकारी प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति, देश का कार्यकारी प्रमुख। अनुच्छेद 53 जब पढ़ोगे तो वो है देश के राष्ट्रपति जी। और ये सिद्धांत हम लोगों ने लिया है कहाँ से? दैट इज फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी खत्म नहीं हुआ है, एक और हम लोग इंपॉर्टेंट जानेंगे। इसके अलावा द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना। अब मैं भी डिटेल जाऊंगा नहीं, क्यों? देखो सुनो ध्यान से, डिटेल जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 124(4) आर्टिकल 124 क्लॉज 4 जो है उसमें जाना पड़ेगा। और वहां पर भी जो है एक अधिनियम लाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा जिसका नाम था जजेस इंक्वायरी एक्ट। यदि इंक्वायरी ऑफ जजेस एक्ट जो था वो आया था 1967 में, और उसने पहली बार ये बताई थी, ये व्यवस्था दी थी कि कैसे रिमूव किया जाए। और रिमूव क्यों करेंगे? इनकैपेसिटी हो, प्रूवन मिसबिहेवियर हो, तो उस आधार पर जो है उनको हटाया जाएगा। उसको हम भविष्य में पढ़ने वाले हैं, या मैं ऑलरेडी शायद वीडियो उसकी अपलोड कर चुका हूँगा। तो उसमें जो है रिमूवल होता है सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस का, राइट? 124(4) के भीतर जो व्यवस्थाएं हैं। तो ये सारे जो प्रावधान हम लोगों ने लिखे हैं फ्रेंड्स, यहाँ साइड में रख रहा हूँ मैं इसको हम लोगों ने लिए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। आप लोग इसको ध्यान रखिए। तीसरे पे आइए। तीसरा प्रमुख प्रावधान हम लोगों ने कहाँ से लिया और कौन कौन से प्रावधान है? ये सब रटने वाले सब्जेक्ट है, रटने वाली चीज़ें हैं। तीसरे आते हैं हम लोग ब्रिटेन से। ब्रिटेन लिखिए, इंग्लैंड लिखिए, है ना? अगर पूछता है कल को ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ से क्या क्या प्रावधान लिए हैं, तो सबसे पहले कल ही तो जिक्र हुआ था गाइस। और कल किस चीज़ का जिक्र किया था आप लोगों ने? सबसे पहले बताओ, सिंगल सिटीजनशिप। आप रिवीजन नहीं कर रहे हो कोई? सबसे पहला प्रावधान हमने यहाँ से क्या लिया था? यहाँ से लिया था सर सिंगल सिटीजनशिप। एकल नागरिकता का जो सिद्धांत था वो हमने ब्रिटेन के ही कॉन्स्टिट्यूशन से तो लिया था। अब लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूछता तो 1935 का अधिनियम, लेकिन अगर हमसे पूछा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार का संसदीय स्वरूप, अगर हमसे पूछा सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया है, तो वो हम लोगों ने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। फेडरल पूछेगा तो 1935, और अगर हमसे पूछेगा दैट इज पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री का मतलब क्या है? पार्लियामेंट्री बोला संसदीय स्वरूप, और संसदीय स्वरूप का सबसे बड़ा फीचर होता है कि जिस देश में एक तो यूनियन बाइकैमरल होता है, जैसे हमारे पास में क्या है? पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में लोकसभा है, राज्यसभा है, ये यूनिकैमरल है। 2 एग्जीक्यूटिव हेड भी होते हैं उसमें जो है हमेशा सरकार होती है मेजॉरिटी पार्टी की, तो मेजॉरिटी पार्टी सरकार का उसमें जो है सिद्धांत छिपा होता है। तो ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसका भी सिद्धांत जो है वो ब्रिटेन
इंग्लैंड लिख सकते हो या यूके लिख सकते हैं, यहाँ से लिया गया है। चलिए इसके अलावा बताइए बाई कैमरल पार्लियामेंट, जो अभी मैंने कहा है ना वो अलग से भी लिख लेना। इसकी एक और विशेषता है बाई कैमरल पार्लियामेंट अथवा द्विसदनात्मक संसद। और द्विसदन समझ गए ना, संसद के दो सदन क्या हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जब द्विसदनात्मक संसद की व्यवस्था की बात की जाएगी तो उसमें एक लोकसभा आती है और इसमें एक जो है राज्यसभा यहाँ पर आती है। चलिए नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये भी कहाँ जुड़ता है, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द ब्रिटेन। पीएम एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, क्या लिखा आप लोगों ने, पीएम और उसकी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और इसकी मंत्री परिषद। सौरभ कौन से अनुच्छेद में है पीएम और उसकी प्रधानमंत्री की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल 80 नहीं जाओ 74 में, 74 में ही तो लिखा है कि देयर शैल बी अ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो ये 74 जब हम लोग पढ़ेंगे भविष्य में संविधान के भीतर का अंग, तो उसमें जो है ये एक और गवर्नमेंट का जो है स्वरूप आता है। नेक्स्ट आ जाओ, यूके से लिया गया है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन करना, रूल ऑफ लॉ विधि का शासन। जब आप लोग भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 पढ़ोगे, आर्टिकल 14 पढ़ोगे, तो उसमें जो है ब्रिटिश एक व्यक्ति थे, ब्रिटेन के रहने वाले व्यक्ति थे, प्रोफेसर डाइसी। उन प्रोफेसर डाइसी ने समर्थन किया था रूल ऑफ लॉ का। और रूल ऑफ लॉ जो है ये कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून बनाते समय सरकार हमेशा ध्यान रखे कि कानून ऐसा हो जो प्रत्येक व्यक्ति पर एक जैसा लागू होता हो। समाज में उसका पद क्या है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा क्या है, समाज में उसका मान सम्मान क्या है, कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने कहा था अमिताभ बच्चन जी भी अगर मर्डर करेंगे तो भी उनको जेल जाना पड़ेगा, और अनूप नाम का एक सामान्य व्यक्ति भी अगर मर्डर करेगा तो भी जेल जाना पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उनकी हैसियत क्या है, उनका पद क्या है, उनका ऑरा क्या है। लेकिन बावजूद इसके कानून सबके लिए एक हो, ये रूल ऑफ लॉ कहता है अनुच्छेद 14 के भीतर। और ऐसा विधि का शासन लिया गया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन से एक बहुत बड़ा जो है कंसेप्ट लिया गया है, दैट इज द ऑफिस ऑफ CAG। कैग का पद, कैग को हिंदी में क्या लिखते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ना, भविष्य में जब पढ़ोगे तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 151 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द CAG। कैग के बारे में लिखता है। और कैग का मतलब क्या है, ऑडिटर जनरल, यानी कि ही इज द हेड ऑफ ऑल द फाइनेंशियल जो भी ट्रांजेक्शंस हो रही हैं देश के भीतर। दैट इज वाई कैग इज कॉल्ड द वॉच डॉग, यानी कि सजग प्रहरी, या ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। जनता के खातों का, जनता के बटुओं का संरक्षक है कौन, दैट इज CAG। तो CAG का जो पद लिया गया है वो भी लिया गया है ब्रिटेन के द्वारा, है ना, ब्रिटेन से मतलब यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा लास्ट और इंपॉर्टेंट आना, दैट इज द रिट ज्यूरिसडिक्शन। द रिट ज्यूरिसडिक्शन। अब रिट ज्यूरिसडिक्शन की बात करोगे तो जो रिट अधिकारिता हैं वो दो जगहों पर है। एक तो सुप्रीम कोर्ट की रिट आती है अंडर आर्टिकल 32, और एक हाई कोर्ट की रिट आती है अंडर आर्टिकल, बताएं जल्दी से, 226। अनुच्छेद 226 में आर्टिकल के भीतर जो है हाई कोर्ट की रिट, और अंडर आर्टिकल 32 जो है उसमें आती है सुप्रीम कोर्ट की रिट। तो ये जो दोनों के दोनों प्रावधान लिए गए हैं वो ब्रिटेन की जो है संसद से लिए गए प्रावधानों में से आते हैं। 3 जगहें पढ़ लिया हम लोगों ने, देखो 1935 का अधिनियम, दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया है कि USA से क्या लिया है, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ लिया है कि ब्रिटेन जो है इस ब्रिटेन की संसद से या ब्रिटेन की पार्लियामेंट से क्या क्या प्रावधान लिए हैं। इन तीनों को लेकर अगर कोई प्रश्न पूछने चाहते हैं आप लोग देन प्लीज़ बताइएगा, है ना। और रिवाइज हल्का हल्का साथ साथ में चलता रहे ताकि आप लोगों की चीज़ें बनती रहे, ना। जल्दी तो नहीं हो रहा है, ठीक है, इतना स्पीड ऑल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट लिखो कि ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। ट्रेविस हेड को छोड़ देना फिलहाल, आजकल जो IPL में ट्रेविस हेड दे रखा ना, और वो जो सारे बल्लेबाजों सारे गेंदबाजों को परेशान कर रहा है वो अलग चीज़ है। तो हम लोग कहाँ थे, ऑस्ट्रेलिया। चलो भाई
आप लोग बताएं, कुछ आप लोगों ने अगर पढ़ा है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया है। सबसे बड़ा प्रावधान पहले लिख लेता हूं, और वो है कॉन्करेंट लिस्ट। क्या है गाइस वो है समवर्ती सूची। आप भारत के संविधान का जब शेड्यूल 7 पढ़ोगे, आज ही मैं शेड्यूल भी पढ़ा रहा हूँ, है ना, आज ही हो जाएगा हमारा, तो जब 7वीं अनुसूची पढ़ोगे तो उसमें एक केंद्र की सूची है, एक राज्य की सूची है और एक समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची का मतलब समझो, एक ऐसी सूची जिस पर जो विषय होंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का भी है और राज्य सरकार का भी है। तो ऐसे को हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, वो समवर्ती सूची है, और ये प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग ये लिख लीजिए। दूसरा लिखना, चलिए दूसरा है, दूसरा हमारे पास में आता है दैट इज द जॉइंट सेशन। दूसरा आता है जॉइंट सेशन, यानी कि संयुक्त बैठक। अब देखो वैसे इसको ना एक साथ भी आप लोग थोड़ा कोरिलेट कर सकते हो। कैसे? अच्छा, संयुक्त बैठक के लिए आर्टिकल बताना जरा। 108 में ना संयुक्त बैठक का आर्टिकल। देखो सुनो मेरी बात, कॉन्करेंट का मतलब साझा। कॉन्करेंट मतलब क्या था? समवर्ती मतलब साझा, मतलब केंद्र भी बनाए कानून, राज्य भी बनाए। तो एक तरीके से जॉइंट है, केंद्र भी और राज्य भी जॉइंट है, कॉन्करेंट है। लेकिन एक याद होना चाहिए, और उसी कॉन्करेंट के साथ में आप जॉइंट जोड़ देना। तो जॉइंट सेशन की जब बात करेंगे तो जॉइंट सेशन भी हम लोगों ने लिया है, दैट इज फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर जो है ऑस्ट्रेलिया से। एंड नेक्स्ट, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशंस, यानी कि केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध जो हैं, तो केंद्र राज्यों के मध्य संबंध जो हैं ये भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भारत में लिए गए हैं। बस 3-4 हैं, आराम से इसको समझना, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट चलो आप लोग आयरलैंड में। आयरलैंड, ये तो आप लोग वैसे ही बता देंगे, बहुत मज़ेदार है और ईजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है। चलो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है गाइज, एनी गेस? चलो आ जाइए, सबसे पहले आयरलैंड। आयरलैंड से भाई सबसे पहले तो आप लोग याद रखेंगे द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। इन हिंदी इट इज कॉल्ड राज्य के नीति निदेशक तत्व। शुरुआत यहीं से करिए कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। चलो क्विक रिवीजन कराओ फटाफट। भारत के संविधान के कौन से भाग में है ये? भाग 4 के भीतर है। पूछूंगा कि कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36 में शुरू होते हैं और अनुच्छेद 51 तक ये चलते हैं। डीपीएसपी जो हैं इनको पढ़ेंगे हम भविष्य में, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 की तरफ। अनुच्छेद 36 में स्टेट की डेफिनेशन और अनुच्छेद 51 में जो हमारे पड़ोसी देश हैं, इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी की बात करता है, हार्मोनी की बात करता है, कॉमन ब्रदरहुड की बात करता है, वो अनुच्छेद 51 है ना। तो डीपीएसपी जब हम लोग लेते हैं तो डीपीएसपी इसका सिद्धांत लिया गया है, दैट इज फ्रॉम द आयरलैंड। दूसरा देखो, दूसरा है मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। देश के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। प्रक्रिया शब्द बोला है मैंने, मुझे सुनो गौर से जरा ध्यान से। मैंने प्रक्रिया की बात की है, और प्रक्रिया के लिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 55 जिम्मेदार है। अगर मैं इलेक्टोरल कॉलेज कहता तो उसके लिए अनुच्छेद 54 होता। राष्ट्रपति की हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया का सिद्धांत लिया गया है वो भी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, राइट। और लास्ट में लिखना है द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। क्या है नेक्स्ट और अंतिम? नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है। बाय हुम बताओ? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गुड, राष्ट्रपति बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके लिए क्या लिख दिया मैंने? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ना, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा बताना किन आधारों पर चुनते हैं राष्ट्रपति? कितने आधार हैं? 4 आधार हैं। कौन कौन से? आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड द सोशल सर्विस, यानी कि कला, साहित्य
विज्ञान और समाज सेवा जो है, ये ऐसे 4 क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों से किसी व्यक्ति को चुन सकते हो। और राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं नॉमिनेट? शांत बैठे आप लोग बताओ। 250 तो टोटल है, मनोनीत कितने होते हैं नॉमिनेट? 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं और 238 जो है ना उनको चुना जाता है ना। आप लोग जो है इन बेसिक्स को याद रखना गाइस, भविष्य के लिए बहुत बड़े सवाल होने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। चले चलो, आयरलैंड में बस 3 ही चीज़ें थी, DPSP राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जो कि अनुच्छेद 55 में है, और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है, 12 सदस्य चुनता है, 4 आधारों पर चुनता है। तो ये आयरलैंड से ली गई व्यवस्थाओं में शामिल होता है। चलो अब नेक्स्ट चलिएगा आप लोग, दैट इज इन कनाडा। 4-5 है, आराम से इनको चलना। नेक्स्ट है कनाडा। चलो बताना कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या क्या व्यवस्थाएं सीखी होंगी। सबसे पहले हमने यहां से सीखा है रेजिड्यूरी पावर्स। रेजिड्यूरी पावर्स, ठीक है, यानी कि अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां, रेसिड्यूअरी पावर्स मतलब अवशिष्ट शक्तियां। मतलब देखो क्या कहने का ये है कि जितने भी रेजिडुअल पावर्स हैं वो किसके पास हैं? सेंटर के पास में। पहले क्या होता था? गवर्नर जनरल के हाथों में रहता था। अब ये जो रेजिडुअल पावर्स थी वो वैसे कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में चलता था कि संघ की सूची है, राज्य की सूची है, कॉन्करेंट सूची है, फिर भी अगर कोई विषय बच गया तो वो रेसिड्यूअरी है। और रेसिड्यूअरी जो ये सब्जेक्ट होते थे रेसिड्यूअल पावर्स, उन रेसिड्यूअल पावर्स को दे दिया जाता था सेंटर के हाथों में। तो ये रेसिड्यूअल पावर्स का जो सिद्धांत लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियां, बची कुची जो शक्तियां हैं उनका सिद्धांत लिया गया है, दैट इज फ्रॉम द कनाडा, राइट। चले दूसरा आना, दूसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। क्या कहा मैंने? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति। और राज्यपाल की नियुक्ति की जहां बात आती है तो आप मुझे बताओ कि राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है? अच्छा, ये सब्जेक्ट कहां से लिया? दैट इज कनाडा। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? देश का राष्ट्रपति ही करेंगे, है ना। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यपाल जी को नियुक्त किया जाता है, इनकी जो अपॉइंटमेंट, क्यों बता रहा हूं? क्योंकि देखो कंफ्यूजन क्या होती है कि गवर्नर को डायरेक्ट चुनते होंगे कि इनडायरेक्ट, दोनों नहीं। इलेक्शन तो होता ही नहीं है, सीधे अपॉइंटमेंट होता है और अपॉइंट कौन करता है? देश का राष्ट्रपति। और अंतिम में आना, दैट इज कंसल्टिंग पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट्स कंसल्टिंग पावर। शॉर्ट लिख लो इसको, सुप्रीम कोर्ट्स कंसल्टिंग पावर। कंसल्टिंग पावर, अरे नहीं कुछ याद आ रहा तो अनुच्छेद 143 जो है ना आर्टिकल, इस अनुच्छेद 143 में है राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्तियां। और किसके साथ में? सुप्रीम कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ में। ये कहाँ लिखा हुआ जी? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, वहीं से हम लोगों ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया। चलो बहुत घूम गए इधर, अब थोड़ा सा घूम के आते हैं सोवियत संघ, रूस कह सकते हैं। पहले तो इसका नाम USSR था, बस इसमें 3 ही थे। अब नेक्स्ट चल रहे हम लोग USSR। और अब ये USSR का मैक्सिमम पार्ट रशिया है, तो हो सकता है मॉडर्न बुक्स में रशिया लिखा हो। इसको सोवियत संघ, पूर्व था ना ये, पहले इसको सोवियत संघ कहते थे, पूर्व सोवियत संघ। और आज इसका मैक्सिमम पार्ट रूस है, तो हो सकता है कि नई पुस्तकों में रूस लिखा हो। और रूस से एक ही बात ली गई है, बताओ कौन सी? एक ही चीज़ है जो रशिया से लिया गया है, इंपॉर्टेंट बताओ। ये आपकी ड्यूटी है, आपने बताना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ से लिए हैं, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, फटाफट रिवीजन, फटाफट इसको लिखना है, जानना है, समझना है, भविष्य में काम आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए USSR से हो गया। अब थोड़ा सा चलते हैं साउथ अफ्रीका। आपको आज पूरे देश विश्व भर में घुमा रहे हैं, तो नेक्स्ट आता है इसमें साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। चलो जी, दक्षिण अफ्रीका, महात्मा गांधी जी गए थे उस टाइम। अब हम चलते हैं आज दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान का सबसे ब्यूटीफुल अरेंजमेंट जो हमने लिया है वो है प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और ये सबसे बड़ा प्रावधान है, क्या कहा मैंने? दैट इज प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्या समझे? कौन सा आर्टिकल है? 368।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 जो है इसमें है, दैट इज प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में संशोधन है ना, तो भारत के संविधान में संशोधन है, ये लिख लीजिए, भारत के संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। और दूसरी व्यवस्था जो इसमें है वो है इलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य कितने 238 238 सदस्यों का निर्वाचन होता है, और बाकी 12 तो ऑलरेडी मनोनयन हो गया। और मनोनयन के सिद्धांत के अंतर्गत हम लोगों ने फील्ड भी पढ़ लिए हैं और ये भी देख लिया कि मनोनयन किस जो है देश के संविधान से लिया है, तो वो किस में था बताओ, नॉमिनेशन आयरलैंड में था, है ना। चलिए, तो दक्षिण अफ्रीका से भी 2 चीज़ें हो गई, डन। नेक्स्ट आ जाइए जर्मनी। जर्मनी से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, लिख रहे हो ना, साथ में बता देना, जल्दी होगा तो और स्लो कर देंगे इसको। जर्मनी के संविधान से हमने पता क्या लिया है, हमने लिया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का स्थगन हो सकता है, द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। ये बहुत बड़ी बात है और इसमें लिखा गया है द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अच्छा बताओ जरा मुझे, क्या सारे फंडामेंटल राइट्स मुझसे छीन लेंगे नेशनल इमरजेंसी के समय? नो, 2 आर्टिकल मुझसे कोई कभी नहीं छीन सकता। पार्लियामेंट और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द पार्लियामेंट कैन नॉट सस्पेंड 2 आर्टिकल्स एंड दीज आर्टिकल्स आर आर्टिकल 20 एंड 21। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 और 21 कभी नहीं छीन सकते, चाहे नेशनल इमरजेंसी हो चाहे कुछ भी हो। बाकी हमसे हमारे अधिकार कुछ समय के लिए छीन सकती है। सस्पेंशन है, एंड नहीं है। सस्पेंशन का मतलब क्या था, कुछ समय तक रुकना, रोक लगाना। जैसे मान लो सौरभ अगर कुछ गलत काम करे तो मैं कहूँगा सौरभ को जो है 1 हफ्ते तक क्लास से सस्पेंशन मिलता है, मतलब आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। तो सस्पेंशन फॉर अ टाइम पीरियड, राइट। जैसे इमरजेंसी खत्म होगी वैसे आपका जो सस्पेंशन का पीरियड था वो समाप्त हो जाएगा। तो हम लोगों ने हिंदी में लिखना है, जर्मनी से लिया गया है, हिंदी में लिख लो। मूल अधिकार के स्थगन की आपातकालीन शक्तियाँ, मूल अधिकार के स्थगन की आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथ में भी रहती है ये सीमित, और राष्ट्रपति जो हैं वो मूल अधिकार का स्थगन करवा सकते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। बस 1-2 हैं, जल्दी से चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, जापान। ठीक है, जापान चलो दोस्तों बताओ जापान के संविधान से क्या लिया है, दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। विधि द्वारा, विधि को कानून भी लिख सकते हैं, अगर किसी बुक में कानून लिखो परेशान मत होना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और जब मैं आपको भारत के संविधान का प्रक्रिया, जब मैं आपको भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 पढ़ाऊंगा, आर्टिकल 21 पढ़ाऊंगा, देख लीजिए अगर इसको लिख रहे हैं क्या कहा मैंने, दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जब मैं आपको आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखाऊंगा, आपको एक लाइन पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। आर्टिकल 21 लिखता है कि नो पर्सन, नो मतलब नहीं वाला, नो मत कहना गणित वाला, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड बाय हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक उस पर विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया लागू न होती हो। जब तक उसने ऐसा कोई कानून ना तोड़ा हो जो कि विधि ने स्थापित किया था, तब तक उससे ना आप उसकी लाइफ छीन सकते हो, ना आप उससे लिबर्टी छीन सकते हो। तो यहाँ पर जो सिद्धांत बताता है दैट इज कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये सिद्धांत वहाँ छुपा हुआ है, राइट। चलिए और लास्ट करिए, इस पूरी क्लास का समापन करिए, और समापन के साथ चलते हैं हम लोग, दैट इज इन फ्रांस। फ्रेंच जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या फ्रांस जो है, FRAN लिखना है, जो फ्रांस है या जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ से हमने एक ही सिद्धांत लिया है, और फ्रांस से लिया है रिपब्लिक का जो सिद्धांत है। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या होता है,
जहाँ पर हेड ऑफ द नेशन को वहाँ की जनता एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुनती हो, तो वो हमारा गणतंत्र होता है ना। गणतंत्र का सिद्धांत फ्रांस से लिया है, जहाँ पर देश के जो मुखिया हैं, जैसे हमारे देश के मुखिया राष्ट्रपति जी हैं, तो राष्ट्रपति को किसने चुना है? देश की जनता ने चुना। हालांकि वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, लेकिन भाई रिप्रेजेंटेटिव्स तो हमारे ही थे, तो वहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था होती है। तो हम लोगों ने गणतंत्र का जो सिद्धांत लिया है वो लिया है फ्रॉम दी फ्रांस। तो ये हमारा जो है आज का जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो वाला जो है कंप्लीट हो चुका है। आप मुझे बस समय बताइए गाइस कि आप लोग और बैठ सकते हो अभी 15-20 मिनट या आधा घंटे, या इसको मैं सेशन को यहीं रोकना चाहूँ। आप पे डिपेंड करता है, मेरे पे नहीं। मैं अभी हूँ इधर इसी इंस्टीट्यूशन में हूँ। हो गया? सजाओ बढ़िया ढंग से, हाँ याद भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए बताओ सुकन्या, अभी बैठ सकते हैं थोड़ा और, या टाइम हो गया? अपने हिसाब से बताओ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्लासेस में मैं ज़बरदस्ती बिठा के बहुत लेंदी क्लास खींच के आपको नहीं समझा सकता ना। बेसिक्स हैं, अभी आप लोगों ने एग्ज़ाम आसपास है नहीं, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के आगे आगे बढ़ना है ना। टॉपिक डलवा देता हूँ, हिंट बता देता हूँ क्या चलना है, कैसे चलना है, और हेडिंग बना दो न्यू। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश हेडिंग है, यहाँ से मज़ेदार हेडिंग है। और हेडिंग बनाना दैट इज़, चलिए, दैट इज शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की अनुसूचियाँ। आज हम लोग शेड्यूल्स को जानेंगे, फिर पार्ट्स को भी पढ़ेंगे। मैं आपको बस बता देता हूँ, देखो 2 कंडीशन है शेड्यूल्स को लेकर। अगर मैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की ओर चलूँ, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब 1950 में चलूँ, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मैं लिखता कि उस समय शेड्यूल्स कितने थे? 8 थे, यही लिखता, राइट, 1950 में। लेकिन अगर कोई मुझसे 2024 में पूछ रहा है, एट प्रेजेंट अगर मुझसे बात हो रही है, तो भाई मैं कहूँगा कि आज के टाइम में भारत के संविधान के भीतर जो कुल अनुसूचियाँ हैं, जो कुल अनुसूचियाँ हैं, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या पहुँच चुकी है 12। ओरिजिनल कितने थे? 8, और अभी इनकी संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है, तो 12 जो है इनकी संख्या पहुंच गई है। अब ये 12 अनुसूचियां क्या हैं, इनको याद करते हैं, इनको याद करने का ट्रिक रखते हैं, और ट्रिक को डिटेल्ड में कल जानेंगे, लेकिन आज हम लोग इसका ट्रिक जरूर लिख लेते हैं। और ट्रिक में कुछ नहीं करना है, एक शब्द लिखना है, टीयर्स, आंसू। किसके आंसू होने चाहिए भाई? पुराने पीएम जो थे, ऑफ ओल्ड पीएम। और ये कोई मेरी अपनी लॉजिक नहीं है, बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे जो हैं चैनल्स पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी आराम से, कि कैसे याद करें 12 शेड्यूल्स को, है ना। और 12 शेड्यूल्स को याद करने की ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। काउंट करो, 12 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। अब देखो इनमें एक एक शब्द तो रटना है, इसके लिए थोड़ा इंग्लिश में फोकस करना। एक शब्द है टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब भू क्षेत्र, है ना। ई शब्द आता है इमोल्यूमेंट, इमोल्यूमेंट को हिंदी में परिलब्धि कहते हैं, और परिलब्धि जुड़ती है वेतन के साथ। तो सैलरीज के बारे में जो है दूसरे शेड्यूल में। ए जो जुड़ता है वो है अफर्मेशन। अफर्मेशन हमेशा मतलब होता है प्रतिज्ञा, और प्रतिज्ञा कब आती है? शपथ के साथ में, तो यहाँ शपथ है। आर मतलब राज्यसभा, यानी कि द एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, ठीक है, फ्रॉम ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। क्या लिख रहा हूँ मैं, बस ये देख लो, राज्यसभा। एस स्टैंड फॉर द शेड्यूल्ड एरियाज, ओ स्टैंड फॉर द अदर शेड्यूल्ड एरियाज। और अदर शेड्यूल्ड एरियाज में भी एक ट्रिक याद रखना, एटीएम, लेकिन एटीएम में स्क्वायर। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, एटीएम स्क्वायर, है ना। एफ का मतलब क्या है? फेडरल लिस्ट, डिटेल में आएंगे अब इसमें। ओ का मतलब क्या है? दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज। कितनी है आज हमारे पास में आधिकारिक भाषाएं? ऑफिशियल लैंग्वेजेस आज कितनी है हमारी? बताओ गायत्री। 22 लैंग्वेजेस है, 22 भाषाएं, लेकिन रियल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी थी? मात्र 14 थी। फिर बाद में सिंधी जुड़ा, फिर नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, फिर बदमाश, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, है ना। ये पढ़ाऊंगा मैं भी, डोंट यू वरी, ठीक है। तो ये तो 8 रियल थे। फिर इसमें 9वां जुड़ा था लैंड रिफॉर्म। ये नहीं जुड़े थे ना लैंड रिफॉर्म में, कलर पेन चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से लैंड रिफॉर्म जुड़ा। और लैंड रिफॉर्म कब जुड़ा था? ये जुड़ा था 1951 में बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, पहले संविधान संशोधन अधिनियम ने, ठीक है, लैंड रिफॉर्म। डी का मतलब क्या है यहाँ पर? डी का मतलब है डिफेक्शन,
यानी कि भारत के संविधान की जो 10वीं अनुसूची, सीक्वेंस में देखो ना डी यानी कि 10वां, तो 10वीं अनुसूची में डिफेक्शन है दल बदल है, और दल बदल को लेकर जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1985 में, तो इसने जो है 1985 में जो है ये जोड़ा। उसके बाद में पी आया, पी स्टैंड फॉर द पंचायत, और पंचायतों का प्रावधान 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और अमेंडमेंट एक्ट जो था वो 1993 2 में आया था, 3 में लागू हुआ था, और 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज व्यवस्थाएं शुरू हो गई। इसलिए हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। और अंत में जो शब्द है एम स्टैंड फॉर द म्यूनिसिपैलिटीज, इट स्टैंड फॉर द म्यूनिसिपैलिटीज, और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए 74वां 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, और ये सेम है 1992 में आया, 93 से लागू हुआ, 1992 में जो है ये प्रपोज हुआ था, और इसमें जो है व्यवस्थाएं की गई हैं किसकी, दैट इज ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज। तो ये सेकंड है हमारे पास में इमोल्यूमेंट। इमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है, कहाँ चले गया, इमोल्यूमेंट्स जो है इसका मतलब होता है दैट इज परिलब्धियां, सैलरीज एंड इमोल्यूमेंट्स। सैलरीज के साथ परिलब्धि का मतलब जो एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस जो दी जा रही हैं, तो इमोल्यूमेंट जो है वो पर परिलब्धि या भत्ते, वेतन के साथ भत्ता मिलता है ना, तो ये भत्ते का जो प्रावधान है। यानी कि अगर कल को मुझसे कोई पूछता है कि बेटा बताना कि भारत के संविधान की पहली अनुसूची में क्या है, मैं नंबर दे रहा हूँ, ये अनुसूचियाँ ये हैं नंबर्स, तो पहली अनुसूची में है भारत देश के सभी 28 राज्यों के नाम और सभी 8 यूनियन टेरिटरीज के नाम। फिर कोई मुझे बोलेगा बेटा बताना शपथ और प्रतिज्ञा कहाँ पर है, तो देखो ए अफर्मेशन आता है प्रतिज्ञा, तो तीसरी में शपथ है। बेटा बताना कि सैलरीज कहाँ है, दूसरे में है। बेटा बताओ कि 7वें में क्या है, तो 7वें में फेडरल लिस्ट आ गया, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर। कोई बोलेगा चौथे में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5वें में क्या है, 5वें में आ गया शेड्यूल्ड एरियाज, अनुसूचित जो क्षेत्र हैं। 6वें में जो है अन्य अनुसूचित क्षेत्र आ गए। 8वें में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज आ गई। 9वें में जो है लैंड रिफॉर्म आ गया। 10वें में डिफेक्शन आ गया। 11वें में जो है इसमें पंचायती राज आ गया, और 12वीं अनुसूची में म्यूनिसिपैलिटीज आ गया। ये मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ एक साधन बताया हूँ, कल इस पर हम लोग डिटेल्ड में जो है चर्चा करने वाले हैं। तो कल जब आप लोग क्लासरूम में आओगे तो इसमें जो है पूर्ण चर्चा की जाएगी, डिटेल में चर्चा की जाएगी। शाम को थोड़ा समय कम मिल पाता है इस क्लास के लिए, लेकिन अभी आपका बेसिक फाउंडेशन बैच है। जितना यहाँ पर बता रहा हूँ गाइज उसको रिवाइज करो, उसको जो है फटाफट रीचेक करो, और फिर अपने जो है डाउट्स को अगर कोई लगता है तो पूछो क्लासरूम में। पूछना है कुछ यहाँ तक का तो बताओ, नहीं तो ये ट्रिक का जो है आप लोग या तो लिख लीजिए या फोटो क्लिक कर लीजिए और इसको जो है लिख लेना, और आफ्टर दैट इनको डिटेल्ड में हम लोग चलेंगे कल वाली क्लास में। कुछ पूछना है तो बताओ। नो एनीवन? श्योर? गुड।